नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव का अनाउंसमेंट तो हो चुका है। हर चुनाव की तरह बिहार में भी मौसम और हवाएं बदल चुकी है। हर रैली में झंडे, हर शहर, हर गली के दीवारों पर पोस्टर से छावनी बना दिए गए हैं। करोड़ों रुपए रैलियों में बहाए जा रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा भैया कि इतने सारे करोड़ रुपए आते कहां से हैं? आप लोगों ने आपको भी लग रहा होगा ये तो अपनी पार्टी की पर्सनल फंड होगी, पर्सनल मनी होगी जो चंदे के रूप में आती होगी। लेकिन नहीं, इन सारे पर्दे के पीछे जो एक्चुअल खेल होता है पूरे ब्लैक मनी के साइकिल की, उस पूरे ब्लैक मनी के इस चैन को मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये वीडियो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा एक्सपोजर होने वाला है। इस वीडियो से हो सकता है कई पॉलिटिकल पार्टी की कैरियर भी हिल सकती है। ये वीडियो भले मैं एक छोटी यूट्यूबर, भले मैं एक छोटे पत्रकार होने के नाते बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सच अपने आप में इतना बड़ा है कि आपके भी पैर के नीचे से जमीन खिसक सकते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथ ही इस वीडियो में जितने भी फैक्ट, जितने भी प्रूफ, जितने भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, अगर उस पे आपको थोड़ी सी भी संदेह हो, उसी वक्त आप ADR की वेबसाइट पर जाकर के सारे फैक्ट चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक, जो PDF दिए गए हैं, उस PDF से आप मैच कर सकते हैं। ये वीडियो कोई फेक, कोई मनगढ़ंत नहीं है। आइए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको इस काले ब्लैक मनी की पूरी चैन, पूरे साइकिल को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ब्लैक मनी, ब्लैक फंड के जरिए किसी भी राज्य में सत्ता को हिलाने की पावर रखती है। साथ ही आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस ब्लैक मनी का सबसे बड़ा खजाना अपने फंड में रखती है। ये भी देखेंगे कि दिल्ली में बैठी जो सबसे बड़ी पार्टी जो आज सत्ता में भी है, BJP, इसके पास इतनी सारे मनी, इतने सारे फंड हैं कि अगर हम पूरे देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो लोकल पार्टी के जितने भी फंड है, अगर उन सबको अगर मिला दिया जाए तो केवल उसका 70% BJP अपने फंड में रखती है। अब जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसे हों, ऑब्वियसली उसका दुरुपयोग हमारे भारत के राजनीति में देखने को मिल सकता है, और मिला भी है। इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये पैसे आते कहां से हैं। साथियों, हम सब ये जानते हैं कि 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की एक स्कीम सत्ता में बैठी सरकार लाई थी, जिसके तहत ये नियम था कि कोई भी कंपनी अगर मोटे रकम अगर किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करती है तो उसका कोई भी जो पर्सनल डेटा होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, कभी भी पब्लिक नहीं किया जाएगा। जिसके तहत बड़ी बड़ी कंपनी थी जिनके पास बहुत सारे ब्लैक मनी हुआ करते थे, उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वो सारे कंपनी बहुत मोटे मोटे रकम, यहाँ तक कि हजारों करोड़ रुपए की रकम जो है सत्ता में बैठी पार्टी को फंड किया। अब इस ADR में प्रूफ के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फंडिंग BJP को की गई है, जिसमें पूरे जो भी जितने पार्टी के पास जितने टोटल फंड है ना, उसका केवल 70% BJP को फंड किया गया है। और मात्र 6 साल के अंदर 6 साल में टोटल 16,000 करोड़ रुपए की फंड किए गए, जिसमें केवल 8,200 करोड़ रुपए केवल BJP को फंड किए जाते हैं। बहरहाल गनीमत तो ये रही कि फरवरी 2024 में इस फंड पर रोक लगा दिए जाते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो एक स्कीम थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक कह करके बंद करवा देती है। लेकिन भले ये सिस्टम बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी जो भी राजनीतिक पार्टी है वो अपने ब्लैक मनी का जो ये चैन है वो कभी भी उनका बंद नहीं होता है। ये ब्लैक मनी का फंड और कंपनियों के द्वारा दिए गए फंड का काम है वो हमेशा निरंतर चलते रहता है। भले सिस्टम बंद हो गया, लेकिन उसका एक लूप होल ढूंढ कर ये सारे कंपनी फंड करती रहे और पॉलिटिकल पार्टी अपने फंड में ये सारे पैसे जमा करते रहे। अब जैसे कि एक नियम है कि जो 20,000 से कम रुपए जमा करते हैं उनका कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं किया जाएगा, पब्लिक डोमेन में नहीं भेजा जाएगा। और इसी का फायदा उठा करके ये जो बड़ी कंपनी है अनजान नंबर, अनजान नाम, अनजान लोगों के जो इंफॉर्मेशन को दिखा करके इन पॉलिटिकल पार्टी को फंड करती रही। ये पॉलिटिकल पार्टी और बड़े बड़े कंपनियां, देखिए देश में तो 140 करोड़ जनसंख्या है, आदमी की तो कमी नहीं है, ना ही हमारे पास फेक आइडेंटिटी की कमी हो सकती है। और उसी आइडेंटिटी का सहारा लेकर के ये कंपनी कई हजारों करोड़ रुपए अभी भी इन पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रही है। लेकिन
फिर वही बात आता है कि इन सब चीज से हमको क्या दिक्कत। इन सब चीज का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे राजनीति में कि आप भी देख करके दंग रह जाएंगे। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे आज बीजेपी के पास इतने सारे फंड आखिर हुए कैसे। इस चीज को समझने से पहले हमें बिहार की एक्चुअल अभी वर्तमान में जो राजनीति की जो सिनेरियो चल रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। अभी बिहार में जो चुनाव की जो लड़ाई शुरू हुई है वो किस चीज की शुरू हुई है? क्या रोजगार की शुरू हुई है, या फिर पलायन को रोकने के लिए, या फिर बाढ़ में पीड़ित उनके समाधानों के लिए हुई है, या फिर बिगड़े हुए शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए? तो मैं आपको एक सीधे तौर पर एक बात कह दूं, इन चारों कामों में से किसी भी चीज के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रही है। पॉलिटिकल पार्टी बस लड़ाई इस चीज के लिए लड़ रही है कि जो कंपनी उन पॉलिटिकल पार्टी को मोटे रकम फंड किए हैं, उन कंपनी को बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े टेंडर दिलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी आज चुनावी मैदान में पैसे बहा रहे हैं, क्योंकि ये पैसे पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बल्कि उन बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने की पैसे हैं। अब जो पैसे अभी दे रहा है उनका ही तो काम जीतने के बाद ये सरकार करेगी। क्या आपको लगता है कि हमारे काम होंगे, आपके काम होंगे? नहीं, इन्हीं कॉरपोरेट घराने के काम किए जाएंगे। इनके नीति को हित में रख कर के ही कानून बनाए जाएंगे। इसका भी एग्जाम्पल हमने भागलपुर में जब 1 रुपये के लीज पर अडानी एम्पायर को कई एकड़ जमीन सौंपती है एनडीए सरकार। लेकिन मैं इतने सारे जब आपको बातें बताया तो आपके मन में सवाल आएगा कि भैया ये सारे पैसे आखिर आते कहाँ से, ये सारे चेन सिस्टम काम कैसे करता है? तो जरा रुकिए, अब मैं उसी पॉइंट को समझाने वाला हूँ। देखिए, एडीआर रिपोर्ट को मैंने स्टडी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड जो लगभग 2018 से लेकर के 24 तक तो रहा, उस 6 साल के बीच जितने भी पैसे लेन देन हुए और एडीआर रिपोर्ट जो हमें बताती है उन सबको स्टडी करके हमें बेसिकली 3 पैटर्न सामने देखने को मिले। उसको मैं आपको बारी बारी समझाता हूं और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सत्ता में बैठी सरकार इस बीच इतनी बड़ी अमीर पार्टी बन गई। और इतना ही नहीं, 2019 का चुनाव अपने आप में आज तक के भारतीय इतिहास के चुनाव का सबसे महंगा चुनाव था। जरा सोचिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा संभव कैसे हुआ कि इतनी बड़ी महंगी चुनाव प्रचार वो बनी थी। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि ये दुनिया की सबसे महंगे चुनाव थी। बहरहाल वो मेरा टॉपिक अभी नहीं है, अभी मेरा ये टॉपिक है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ब्लैक मनी की चैन को कैसे चलाते हैं। तो जिसमें मैंने एडीआर रिपोर्ट पढ़ने के बाद बेसिकली जो 3 पैटर्न पाया था, उसमें पहला पैटर्न था पहले कंपनी पे रेट डालो और फिर उनसे मोटे चंदे वसूलो। इसमें बेसिकली काम ऐसे होता है कि अगर कोई कंपनी है, अब वो चाहे काम उसका इलीगल हो या लीगल हो, पहले उस पर आईटी, सीबीआई और ईडी का रेट डाला जाता है, छापा मारा जाता है। फिर कुछ ही हफ्तों, कुछ ही महीनों के अंदर आपको एक चीज पैटर्न देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको एडीआर की रिपोर्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप घबराइए नहीं, आपको थोड़ा भी डाउट हो तो उस रिपोर्ट को पढ़िए। फिर 1 महीने, 1 हफ्ते के अंदर वही कंपनी मोटे रकम के साथ सत्ता में बैठी सरकार को फंड करती है और अचानक से उनके ऊपर जो ईडी, सीबीआई का जो रिपोर्ट, जो भी छापा चल रहा था, उन सबको रोक दिया जाता है। मतलब पहले रेड मारो और फिर उनसे मोटे रकम वसूलो, और वही कंपनी जो इलीगल काम करके इतने सारे पैसे बना रहे थे, वो कंपनी चंदा देने के बाद देशभक्त हो जाती है। इस स्कीम के तहत जो पैसे वसूले गए हैं उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्यूचर एंड गेमिंग होटल एंड सर्विस के, जो एक कंपनी थी जो लगभग 1300 करोड़ रुपए सट्टा में बैठी सरकार बीजेपी को फंड किया था। आप एडीआर की रिपोर्ट में जाकर के देख सकते हैं ये जो मैंने आपको डेटा बताया वो सही है या गलत है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे पैटर्न को हम समझते हैं कि किस तरीके से पहले चंदा दिया जाता है और फिर उन्हीं कंपनियों को ये सत्ता में बैठी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे ठेकेदारी उन्हीं कंपनियों को सौंपती है। अब भले वो कंपनी काम में किसी भी प्रकार का लापरवाही बरते, उससे कोई बहस नहीं है। तभी तो पुल ढह जाते हैं, सड़क टूट जाते हैं कुछ ही दिनों में, लेकिन सरकार उस पर नहीं बोलती। क्यों बोलेगी? क्योंकि उन सरकार को चुनाव से पहले यही कंपनी ने पैसे फंड किए थे। आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई देश में चुनाव हो या फिर किसी स्टेट में चुनाव होता है तो उसमें जो बड़ी बड़ी बेसिकली जो पार्टी होती है ना, वो इन्हीं कंपनियों से फंडिंग उठाती है और उन पैसों को चुनाव में अंधाधुंध बहाती है। उन्हीं पैसे से वोट खरीदे जाते हैं, उन्हीं पैसे से वोटर उनको वोट डालते हैं और वो जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आते ही सबसे पहला उनका प्रायोरिटी होता है जनता नहीं बल्कि उन कंपनियों को ठेकेदारी देना जिन्होंने उनको चुनाव से पहले
फंड किया था। इसका अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको समझना है तो फिर से मैं कहूँ, ये एडीआर की रिपोर्ट में दिया गया है, जिसमें मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने बीजेपी को 966 करोड़ रुपए का फंड किया था। इस चैन मार्केट में, इस ब्लैक मनी के चैन मार्केट में जो तीसरा पैटर्न देखा गया है वो अपने आप में शॉकिंग करने वाला पैटर्न है, जिसमें यह देखा गया है कि कुछ ऐसे कंपनी है जो कागजों पर तो रजिस्टर्ड है लेकिन जमीन पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सालों से वो घाटे में है, लेकिन वो कंपनी भी कई 100 करोड़ रुपए की चंदे देते पाए गए हैं। जरा सोचिए वो पैसे कहां से आए। कुछ एक्सपर्ट, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, वो साफ साफ ये बताते हैं ये जो घाटे वाली कंपनी जो चंदा दे रहे थे वो बेसिकली बड़े बड़े कंपनियों के पैसे थे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो इन पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रही थी, उसमें अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन छिपाने के लिए इन छोटे छोटे कंपनियों को मोहरा बनाई जो घाटे में चल रही थी, और इन कंपनियों के जरिए उन पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया। यहाँ पर मैं जो पैसे देने वाली जो बड़ी कंपनी थी उसको पता है कि हम किस पार्टी को फंड कर रहे हैं। जो पार्टी पैसे ले रही थी उसको भी साफ साफ पता था कि ये पैसे कौन कंपनी दे रहा है, ये घाटे वाली या फिर वो बड़ी कंपनी जिनका असली में पैसा था। लेकिन ये सब बताने का मेरा तात्पर्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पार्टी को जो कंपनी फंडिंग करती है, अगर उन सब चीज का अगर जानकारी किसी आम नागरिक को नहीं दिया जाए तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन का एक अवहेलना है। ये हमारा भारतीय संविधान कहता है कि जितने भी वोटर हैं उनको जानने का ये हक है कि जिस पार्टी को वो सरकार में लाना चाहते हैं या जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उनको असल में फंड कौन सी कंपनी कर रही है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन का हक हर नागरिक को भारत में है, और इसी चीज का दुरुपयोग ये सारे पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन कभी भी जनता को इन मेन मुद्दों पर लाया ही नहीं जाता। ना तो कभी मीडिया खुलकर इस मुद्दे पर बात करना चाहती, ना आज तक किया। यही कारण तो है कि आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप में से जो भी व्यूअर्स हैं उनको एडीआर रिपोर्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। आज हमारे देश के नागरिक कोई भी सरकारी स्कीम की जो फेलियर होती है उसके रिपोर्ट पढ़ने के बजाय यूट्यूब पर शॉर्ट, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट देख करके अपने समय गंवा रहे हैं। लेकिन अपने जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कभी भी सरकारी स्कीम, जो भी सरकार के द्वारा चलाए गए नियम जो फेल होते हैं, उसका कभी भी रिपोर्ट हर नागरिक पढ़ना पसंद नहीं करता। लेकिन आज की इस वीडियो का बहस ये नहीं है। आज की वीडियो का जो बहस है उसमें हम अब आगे बढ़ते हैं और खुलासे भी मैं आपको बताता हूं। अब तक आप ये चीजें स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि ये जो भी पैसे हैं वो किसी आम चंदे के जैसे चंदा नहीं है, बल्कि ये पैसा ब्लैक मनी का एक व्हाइट मनी करने का जरिया है। और हंसी तो तब आती है कि ये पार्टी जिनको हम देश चलाने के लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ते हैं हम लोग एक वोट दे करके अपना, और वो पार्टी इन्हीं लोकतंत्र को नीलाम करने पे लगी रहती है। और ये बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां उन्हीं लोकतंत्र को अपने पैसे के दम पर खरीद लेती है। तभी तो आज आम जनता की बात नहीं सुना जाता, बल्कि बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों की बात सुनी जाती है। आज अगर आम जनता की किसी कारण बस मौत हो जाए या किसी कारण बस उनका घर परिवार उजड़ जाता है तो सरकार देखने तक नहीं आती है, मुआवजा तक नहीं देने आती है। लेकिन वही कंपनी के अगर कोई मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो ये सरकार आंसू बहाती है और ट्वीट पर ट्वीट करती है। मतलब अब एक वोट का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि उन 1000 करोड़ रुपए का मूल्य है जिन्होंने चुनाव से पहले फंड किया था। सरकार भी जानती है कि ये आम जनता तो सिर्फ एक वोट देती है हमको, इसका क्या सुनना। अरे सबसे ज्यादा पैसे तो ये कॉर्पोरेट कंपनियां दे रही है जिसके दम पर हम ये चुनाव जीत रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने शुरुआत में जब बोला था ये सारे ब्लैक मनी का हमारे भारतीय राजनीति पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था मध्य प्रदेश में, जब सबसे पहले कांग्रेस की गठबंधन वाली एक सरकार बनती है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो सरकार गिराई जाती है। और इन सब के पीछे यही ब्लैक मनी का खेल था। पैसे पर हमारे जो विधायक होते हैं, हमारे जो सांसद होते हैं, वो बिक जाते हैं और वो बीजेपी के पार्टी में चले गए, और जिसके दम पर बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी सरकार गिराया जाता और फिर सरकार बनाया जाता है। फिर इसी पैटर्न पर महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिला, और महाराष्ट्र के विधानसभा में खोखा कितने खोखा का हल्ला भी हुआ। लेकिन इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये पैसे कहां से आए, क्योंकि जनता तो किसी और पार्टी को चुन करके उस सत्ता में बिठाई थी। लेकिन अचानक से कुछ ही महीनों बाद अचानक से वो पार्टी कैसे सत्ता में आ गई जिसको जनता ने पसंद ही नहीं किया था। और ये सब तभी संभव हुआ जब ये ब्लैक मनी, जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पसंदीदा पार्टी को फंड करती है, ताकि उनको उन एरिया, उन क्षेत्र में लैंड्स अलॉट की बात हो,
या फिर कोई बड़े बड़े ठेके टेंडर की बात हो, वो सब इजीली उनको वहां मिल जाते हैं। इसलिए वो उसी पार्टी को फंड करते हैं जो पार्टी उनकी सुनती है। कि हाल ही में जो बिहार में चुनाव जब अब होने वाले हैं, क्या उसमें ऐसा पैसा का गोरख धंधा नहीं हो सकता? पैसे के खेल पर चुनाव को खराब नहीं किया जा सकता। जरूर किए जाएंगे और इसका परिणाम आप भी देखिएगा। आप जिनको चुनेंगे, आप जिन सरकार को लाना चाहेंगे वो नहीं आएंगी। अगर बाय चांस आ भी गए तो कुछ ही महीनों बाद वो सरकार गिरा दिए जाएंगे। और बिहार में इससे भी पहले हमने देखा है कि किस तरीके से फेर बदल करके सरकार गिराए जाते हैं, सरकार बनाए गए। लेकिन मैंने इन सारे रिपोर्ट को पढ़ करके, मैंने इन सारे पॉलिटिकल लीडर के, इन सारी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास को पढ़ करके इतना तो जरूर समझ गया कि किस तरीके से पैसे के दम पर चुनाव को खराब किया जाता है और एक्चुअल में लोकतंत्र की नीलामी करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आखिर में अगर पार्टी या कोई नेताजी आपसे अगर वोट मांगने आए तो उनसे एक बात जरूर पूछिए कि आपके पार्टी का एक्चुअल में जो फंड राइज करने वाली जो कंपनी है वो कंपनी आखिर है कौन। जीतने के बाद आप उन कंपनी की बात सुनेंगे या फिर हम आम जनता के हित की बात करें। दूसरा जो सबसे अहम बात है कि आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप जागरूक होइए। सरकार के जो फेलियर होते हैं उनको रिपोर्ट के जरिए पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इन सब में टाइम नहीं है, आप अपनी बिजी लाइफ में चाहते हैं कि हमें रिपोर्ट पढ़ने का तो वक्त ही नहीं है, जब भी कोई रिपोर्ट, जब भी कोई स्कीम आए तो उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए। आपको वो सच, आपको मैं एनालिसिस के साथ समझाऊंगा ये रिपोर्ट में क्या था। तीसरा और जो सबसे अहम बात है कि इस बार अगर आप बिहार में जब ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो जरा सोच समझकर बटन दबाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपके बटन दबाने के बाद भी आपके द्वारा चुने गए नेताजी शायद सत्ता में ना आए। सत्ता में वही आएंगे जिनके पास नोट बहुत ज्यादा थे और वो आसानी से नोटों के दम पर, पैसों के दम पर सरकार अपनी बना लिए और हम जनता बस मुंह देखते रह गए, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। इस बार हम आप बिहार वासियों को बस एक ही बात कहेंगे कि इस बार बिहार का भविष्य तिजोरियों से नहीं बल्कि आपकी उंगली, आपकी स्याही और आपकी आवाज से लिखी जानी चाहिए। आपके हित की बात होनी चाहिए, ना कि उन कंपनियों की हित की बात होनी चाहिए जिन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया, इन पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर के काले धन को वाइट किए और फिर उन्हीं पैसों के दम पर सारे खेल किए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर हमारी पत्रकारिता भी अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो आज ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। मिलते हैं अगले नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।